12th फिजिक्स में पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों को पढ़ रहे थे। तो अभी तक के इस लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल 28 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल नंबर 29 और 30 को कवर करेंगे। मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक से हैं और एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर बाय चैप्टर सीरियल से देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर विजिट कर सकते हैं। और हाँ, मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर आते तो हैं, वीडियो को देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। तो देखिए, जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल नंबर 29 को आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। ये लिखा है, चित्र में 3 बिंदुओं A, B तथा C के बीच की दूरियां प्रदर्शित हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। बिंदु A तथा B पर क्रमशः Q1 + 1.2 इंटू 10⁻8 कूलाम आवेश और तथा Q2 = -1.6 इंटू 10⁻8 कूलाम आवेश स्थित है। मतलब बिंदु A पर आवेश है वो प्लस वाला और बिंदु B पर आवेश है ये Q2 जो माइनस वाला दिया हुआ है। बोला है कि बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हम बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फॉर्मूला होता है KQ/R², उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर दो बिंदुओं पर आवेश रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो 2 होंगी। और इस क्वेश्चन में जब एक बिंदु पर दो सदस्य होते हैं फिर वहाँ पर हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। ये है, देखें यहाँ पर ये बिंदु A है जिस पर Q1 आवेश जो है प्लस का वो रखा हुआ है +1.2 इंटू 10⁻8 कूलाम। और ये है बिंदु B जहाँ पर Q2 आवेश जो है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻8 कूलाम। और ये है बिंदु C। अब हमें इस बिंदु C पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात करना है। और हाँ, बिंदु A से जो C की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है और बिंदु B से जो C की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। और A और B बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो 2 होंगी, एक तो धनात्मक आवेश के कारण और दूसरी ऋणात्मक आवेश के कारण। अब 2 तीव्रताएं हैं, दोनों का हम परिणामी निकालेंगे। हम जानते हैं 2 सदिश अगर एक ही दिशा में है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमको जोड़ के निकालते हैं, यानी अगर 2 वेक्टर अलग अलग दिशाओं में हैं तो हम परिणामी उनका घटा के निकालते हैं। यहाँ पर किस तरह से निकलेगा, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारा धनात्मक चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दूर की ओर होती है और ऋणात्मक की ओर होती है। यानी धनात्मक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो दूर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश है तो उसी की ओर होती है। फिलहाल देखिए यहाँ पर बिंदु C पर जो Q1 आवेश है वो है हमारा धनात्मक, यानी बिंदु C पर जो इस आवेश का तीव्रता की दिशा होगी वो धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है, मतलब इधर की ओर होगी। यानी बिंदु C पर जो धनात्मक आवेश Q1 है इसकी वजह से तीव्रता की दिशा इधर की ओर होगी और इसको नाम दिया है E1, मतलब पहले आवेश के कारण तीव्रता। Q2 जो बिंदु B पर रखा हुआ है ये आवेश है माइनस का और माइनस आवेश का तीव्रता की दिशा उस माइनस की ही ओर होती है, यानी उसी की ओर होती है। यानी यहाँ पर जो तीव्रता की दिशा होगी E2 वो इसी आवेश की ओर होगी, इधर। अब आप ये देखिए, बिंदु C पर 2 तीव्रताएं हैं, एक है उधर एक है इधर, तो इनका जो परिणामी होगा ना उधर होगा ना इधर होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। तो यानी यहाँ जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हमने E माना है और E = क्वेश्चन मार्क। और हाँ, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है 90 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 90 का। फिलहाल हम यहाँ पर ये देखेंगे, पहले हम निकालेंगे E1, मतलब पहले आविष्कार बिंदु C पर तीव्रता वो, फिर हम निकालेंगे दूसरे आविष्कार बिंदु C पर तीव्रता वो, फिर हम दोनों की परिणामी तीव्रता E को निकालेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में हम लोग सूत्र लगाएंगे बिंदु आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो धनात्मक आवेश Q1 है, यहाँ से जो बिंदु C की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर और ये पहला आवेश है तो इस दूरी को हमने R1 मान लिया। तो R1 = 3 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R1 = हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे -2 का, तो अब मेरा कन्वर्ट हो गया ये मीटर में। प्रॉब्लम ये है कि हम जो क्वेश्चन करते हैं वो एमकेएस में करते हैं, जो दूरी या डिस्टेंस है वो मीटर में होनी चाहिए। और जो ऋणात्मक आवेश है Q2, यहाँ से बिंदु C की जो दूरी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R2 = यह मेरा 4 सेंटीमीटर, जो और जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी गुणा कर देंगे -2 से, तो यानी यहाँ हो जाएगा 4 × 10⁻²। और ये भी मेरा कन्वर्ट किस में हो गया? मीटर में। तो अब हम पहले बिंदु आवेश
Q1 के कारण तीव्रता बिंदु C पर जो E1 है वो निकालेंगे, फिर हम Q2 के कारण तीव्रता E2 निकालेंगे, फिर उन दोनों की जो परिणामी तीव्रता है वो E को निकालेंगे। तो चलिए इसको कर रहे हैं। यानी धनात्मक आवेश जो आपका Q1 है उसके कारण, यानी Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता का मतलब वही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको नाम दिया है E1। बिंदु आवेश कारण तीव्रता का सूत्र होता है Q, अब पहला आवेश है तो Q1 अपॉन दूरी, पहले आवेश से जो दूरी मानी है वो मानी है R1, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया KQ अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पर कूलाम नियतांक है, Q वो आवेश है जिस बिंदु आवेश कारण हम निकाल रहे हैं, और Q1 है उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो कूलाम नियतांक है K, और K का मान कांस्टेंट का फिक्स होता है। K का मान है 9 × 10⁹ इंटू Q1 मतलब पहला आवेश है, ये हमें दिया है प्लस में 1.2 इंटू 10⁻⁻8 और अपॉन R1 का स्क्वायर। अब R1 का मान है 3 × 10⁻², तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 × 10⁻², इसका स्क्वायर। तो देखिए हम इसका अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका पास में लिख लिया 9 इंटू 1.2 और इंटू यहाँ देखिए 10⁻9 है और यहाँ 10⁻8 है, ये प्लस के ये माइनस के तो ये घट जाएगा, यानी यहाँ 10⁻1 मतलब 10 बचेगा, और अपॉन देखिए वर्ग दोनों पर है तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, गुणा घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ हो जाएगा 10⁻4। देखिए मैंने इसका 9 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था, यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से हम लोग ये 10 काट सकते हैं। रीजन ये है, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, फिर 10 से 10 कटेगा, तो हमने फिलहाल ऐसे भी काट सकते हैं। अब यहाँ पर बचा है 12 और यहाँ 10⁻⁻4, तो जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो -4 को जब ऊपर लाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 12 × 10⁻4। तो देखिए पहले जो E1 का मान है वो हमने निकाल लिया है। E1 इक्वल टू मेरा कितना आया है 12 × 10⁻4, और जो तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। ये देखो हमने E1 का मान निकाल लिया है, यानी इस तीव्रता का मान निकाल लिया है, और जो E1 की दिशा है वो AC वेक्टर के अनुदिश है, यानी जिधर AC वेक्टर है उधर ही इसकी दिशा है, तो हम इसकी दिशा लिख सकते हैं AC वेक्टर के अनुदिश, मतलब AC वेक्टर जिस दिशा में है उधर ही E वेक्टर की दिशा। देखिए फिलहाल हमने यहाँ पर एक काम कर लिया है, अब हम निकालेंगे जो Q2 आवेश रखा है इसकी वजह से बिंदु C पर तीव्रता E2 को निकालेंगे, तो इसमें भी सूत्र वही लगाएंगे KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये आवेश Q2 है मेरा, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता, और इसको हमने नाम दिया है E2, फॉर्मूला वही लगाएंगे K, ये तो कांस्टेंट है K। अब इसकी वजह से जो आवेश है वो Q2 है और दूरी है R2, तो यहाँ पर हो जाएगा K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, K कूलाम नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q2। अब Q2 का मान यहाँ पर -1.6 इंटू 10⁻⁸ है। ध्यान रखें जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज यानी जब कूलाम्स को लॉ को लगाते हैं या फिर तीव्रता का फॉर्मूला लगाते हैं तो आवेश को हम धनात्मक ही लेते हैं, या माइनस चिन्ह उसकी डायरेक्शन में चला जाता है, यानी वो दिशा में चला जाता है सदिश राशियों के लिए। तो यहाँ पर Q2 का जो मान लगाएंगे ध्यान रखेंगे आप वो प्लस में ही लगाएंगे, यानी हम उसका केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकाल लें, तो हमें साइन से यहाँ पर मतलब नहीं होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ और डिवाइड बाई R2 का मान देख सकते ये है 4 × 10⁻², तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे 4 × 10⁻² का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा देखें, ये 9, इनको मैं एक साथ लिख लिया हूँ, 9 इंटू 1.6 और इंटू यहाँ भी देखो वही बन रहा है, 10⁻9 में से 10⁻8 घटाएंगे तो यहाँ पर ओनली 10 बचेगा, और अपॉन 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, गुणा घात के ऊपर घात में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻4। देख सकते हैं इस डेसिमल से हम इस 10 को काट सकते हैं, और फिर हम 16 से 16 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा बचा 9, ये है 10⁻⁻4, इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻4।
तो इस तरह से जो E2 है, E2 Q2 आवेशकार तीव्रता E2 इसका मान निकल के आया है 9 गुणा 10⁴ और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। हम इसकी दिशा लिख सकते हैं और इसकी दिशा किधर होगी, CB के अनुदेश, CB वेक्टर मतलब C से B की ओर है, नीचे की ओर देख सकते हैं। तो हम इसकी दिशा के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं CB वेक्टर के अनुदेश, मतलब जिधर CB की डायरेक्शन है उधर ही E2 की डायरेक्शन है। अब देखना हमने E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया है, दो सदिश हैं, उनके बीच का अगर हमें एंगल मालूम हो तो हम सदिशों के परिणामी का सूत्र जानते हैं। R = होता है रूट के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर देखें a का मान है मेरा E1, b का मान है E2 और एंगल है थीटा, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम परिणामी तीव्रता का जो सूत्र लगाएंगे, यानी बिंदु C पर अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तब C पर परिणामी तीव्रता और इसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा परिणामी तीव्रता और उसको हमने नाम दिया है E, देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे, देखें cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा E1² + E2²। देखिए फॉर्मूला आगे भी होता है E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90, थीटा यहाँ पर 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा। तो cos 90 0 होने की वजह से हमने इसको इतना ही लगाया है। अब देखें यहाँ पर तो क्या बचेगा, मेरा परिणामी तीव्रता यहाँ से आ जाएगी E = √E1 का स्क्वायर। अब E1 की वैल्यू है ये, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। E1 का मान है मेरा 12 × 10⁴ और इसका स्क्वायर प्लस E2 का मान ये है 9 × 10⁴, 9 × 10⁴ और इसका है स्क्वायर = देखिए यहाँ पर इसका हम वर्ग कर देंगे। जब 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144, गौर करें, इंटू 10 टू पावर घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो 10⁴ दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10⁸ प्लस यहाँ 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा मेरा 81 और इंटू यहाँ भी घात के ऊपर घात 4 दूनी, यानी यहाँ हो जाएगा 10⁸। गौर करें इन दोनों में, किन दोनों में, यहाँ देखें 10⁸, 10⁸ कॉमन है, तो यहाँ पर हमने 10⁸ को कॉमन कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा मेरा 144 और प्लस और ये कितना मेरा 81। देखिए यहाँ पर बस आंसर आने वाला है मेरा, तो हम क्या करेंगे 144 और 81 को जोड़ देंगे। तो जब हम 144 और 81 को जोड़ते हैं तो ये मेरा हो जाता है 225 × 10⁸ और देखिए 225 जो होता है वो 15 का वर्गमूल होता है, तो यानी हो जाएगा 15 × ये घात से बाहर निकलेगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 से 8 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10⁴। आप इतना आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो जब भी दशमलव को बाईं ओर लाते हैं तो हम घात में 1 बढ़ा देते हैं, जितने अंक इधर आएंगे उतना ही हम उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु C पर वो हो जाएगी मेरी 1.5 × 10⁻, देखिए दशमलव यहाँ होता है संख्या के अंत में, जब इसको हम बाईं ओर लाएंगे तो जितने अंक लेफ्ट में आते हैं, अब एक अंक इधर लाएं तो हम 10⁻ में 1 जोड़ देंगे, तो 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आया होगा आज के इस लेक्चर का। तो बिंदु C पर जो परिणामी तीव्रता वो मेरी कितनी है 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन ये है, निम्नांकित चित्र में स्मॉल a सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, कह रहे हैं एक वर्ग है उसके चारों कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। डायग्राम ये है, देखते हैं, चलिए समझते हैं इसको। ये एक वर्ग है A B C D, इस वर्ग की भुजा है A, हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसकी सभी भुजाएं A हो गई। अब देखिए बिंदु A पर आवेश रखा है -2Q और बिंदु B पर आवेश रखा है +Q और बिंदु C पर आवेश रखा है -Q और बिंदु D पर आवेश रखा है +2Q। और ये वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, ये है विकर्ण BD और दूसरा विकर्ण है AC। दोनों विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वर्ग का केंद्र वहीं होता है। इसका केंद्र जो O है, इस केंद्र O पर हमें बताना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और उसकी दिशा बतानी है। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर 4 आवेश हैं, तो जाहिर सी बात है 4 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। अब हमें उन चारों का परिणामी निकालना है। देखिए यहाँ पर हम वर्ग की प्रॉपर्टी जानते हैं। वर्ग के चारों कोण 90 अंश के होते हैं और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। अगर O से A तक की दूरी अगर हम R मान लें तो O से D तक की दूरी भी क्या होगी R, और O से C तक की भी दूरी क्या होगी R, और O से B तक की भी दूरी क्या होगी R। कुल मिला के ये वर्ग के विकर्ण हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ पर देखिए, और ये कोण 90 अंश होगा। वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ADC में इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। फिलहाल देखिए इसमें वेक्टर कैसे इस्तेमाल होगा उसको हम देखते हैं। आपको इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो दूर की ओर होती है और ऋणात्मक की ओर होती है। अब बिंदु O पर आ जाइए आप। बिंदु O पर देखिए, बिंदु O पर अगर हम इस आवेश को देखें, बिंदु A पर जो आवेश रखा है -2q, तो -2q आवेश की वजह से तीव्रता की दिशा इधर की ओर होगी। ऋणात्मक आवेश कर तीव्रता की दिशा उसकी ओर होती है, यानी बिंदु A पर जो आवेश रखा है -2q, इसकी वजह से जो तीव्रता की दिशा होगी वो इधर होगी, यानी जो EA की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। अब देखिए बिंदु O पर जो बिंदु C पर आवेश रखा है -q, इसकी वजह से जो तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर की ओर ही होगी, यानी EC की जो दिशा होगी वो इसी की ओर होगी, यानी EC की जो दिशा होगी वो इधर होगी। यहाँ पर देखें, बिंदु O जो है, इस बिंदु पर 4 तीव्रताएं होंगी, एक EA, एक EB और एक EC और एक ED। तो बिंदु O पर A पर जो आवेश रखा है -2q, इसकी दिशा यानी ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। अब A पर आवेश रखा है -2q, EA की दिशा इधर होगी। C पर आवेश रखा है -q, तो EC की दिशा इधर होगी। अब देखना, बिंदु D पर जो आवेश रखा है +2q, धनात्मक आवेश से तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है। तो बिंदु D पर जो आवेश रखा है प्लस का है, इसकी वजह से बिंदु O पर जो ED की दिशा होगी वो इससे दूर की ओर यानी इधर की ओर होगी। ED की दिशा इधर होगी, धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है, तो ED की दिशा इधर होगी। और बिंदु O पर, बिंदु B पर जो आवेश रखा है वो प्लस का Q है, तो EB की दिशा धनात्मक आवेश यानी धनात्मक आवेश तो उससे दूर की ओर यानी मेरी तरफ इधर की ओर होगी, यानी EB की जो दिशा होगी वो इधर होगी। देखिए बिंदु O पर 4 तीव्रताएं होगी जो चारों दिशाओं में है। EA की दिशा इधर है, क्यों है? ये ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक की ओर है। EC की दिशा इधर है, क्यों है? C पर ये ऋणात्मक आवेश है, उधर ही है। इन ऋणात्मक आवेश की ओर होती है और धनात्मक से दूर होती है, 2 ही बातें ध्यान रखनी है। और बिंदु B पर ED की दिशा, ये धनात्मक आवेश है, D पर जो आवेश रखा वो +2q है, तो ED की दिशा उससे दूर मतलब उससे दूर की ओर होगी, और EB की दिशा उससे दूर, इस आवेश से दूर की ओर मतलब नीचे की ओर होगी। अब आप यहाँ देखिए, हमने एक सूत्र पढ़ा है, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ा है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ये कहती है कि E KQ/R²। अब इसको देखिए, बिंदु A पर आवेश रखा है 2q और बिंदु D पर आवेश रखा है 2q, ये माइनस का ये प्लस का है, और बिंदु A से O की दूरी है r और बिंदु D से O की दूरी है r। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं बिंदु O पर जो तीव्रताएं होंगी EA और ED, यानी EA और ED, इन दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? दोनों का आवेश समान है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हम परिमाण लेते हैं केवल तीव्रता में। दोनों का आवेश समान है, दोनों आवेशों यानी बिंदु O से दोनों आवेशों की दूरी r बराबर है, तो कुल मिला के जो EA का मान होगा वही ED का होगा। एक बात तो ये है। और देखें, बिंदु B पर जो आवेश रखा है वो +q है और बिंदु C पर आवेश रखा है -q, परिमाण में तो बराबर है। दूरी देखें यहाँ पर, बिंदु O से C की दूरी है r और बिंदु B से O की दूरी है r, यानी यहाँ भी है। तो हम कह सकते हैं EB और EC, यानी EB और EC इन दोनों के मान बराबर होंगे, बराबर होंगे। और एक चीज और, फिलहाल इसका जो परिणामी होगा, देखिए EA और EC, अब EA का मान है ज्यादा और EC का मान है कम, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इधर की ओर होगा। जाहिर सी बात है, एक मैं बल के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे ये कोई वस्तु है, हम इधर से लगा रहे हैं 4 न्यूटन का बल और इधर से लगा रहे हैं 10 न्यूटन का बल, तो परिणामी होगा वो इस दिशा में होगा। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए
ई ए की दिशा इधर है और ई सी की दिशा इधर है। अब ए पर जो आवेश है वो 2q है, -2q, और सी पर आवेश है -q। दोनों आवेशों की दूरी बराबर है। तीव्रता का सूत्र कहता है E = kq/r²। अब आवेश का मान ज्यादा है, मतलब बिंदु O पर जो EA का मान है वो ज्यादा है और EC का मान कम है। इन दोनों की जो परिणामी तीव्रता होगी उसकी दिशा EA की तरफ होगी, इधर की ओर, और उस तीव्रता को, इन दोनों की परिणामी तीव्रता को हमने माना है E1। ये जो तीव्रता है वो EA और EC की है। और देखें, ED उधर लग रहा है और EB इधर लग रहा है। ED के लिए आवेश है 2q और EB के लिए आवेश है q। इन दोनों में देखिए, अब EB इधर लग रहा है और ED उधर लग रहा है। यहाँ भी देखें, आवेश इसका q है, इसका 2q है। दोनों आवेशों से बिंदु O की दूरी है r, दूरी तो बराबर है, लेकिन हम ये पता करना चाह रहे हैं कि EB और ED दोनों में से कौन ज़्यादा है। तो ED का मान ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ED का जो परिमाण का आवेश है वो 2q है और EB का जो परिमाण का आवेश है वो q है। कुल मिला के जो ED है वो ताकतवर है और EB है वो कमज़ोर है। तो परिणामी तीव्रता हमेशा किधर होगी? ज़्यादा की ओर। यानी ED उधर लग रहा है, EB इधर लग रहा है, तो ED और EB की जो परिणामी तीव्रता होगी उसकी दिशा होगी इधर की ओर, और उसको नाम दिया है हमने E2। क्या नाम दिया है? E2। अब आप देखिए, यहाँ पर वर्ग के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। अब देखिए, इनका जो फाइनल आंसर होगा परिणामी तीव्रता, अब E1 इधर लग रहा है, E2 इधर लग रहा है, E1 इधर लग रहा है, E2 इधर लग रहा है, तो इनकी परिणामी तीव्रता की दिशा कुछ इधर होगी। तो उस परिणामी तीव्रता को हमने मान लिया E, और E = ? हमें इस क्वेश्चन में ये परिणामी तीव्रता निकालनी है और फिर हमें उसकी दिशा बतानी है, यानी हम इस एंगल को बता देंगे वो एंगल कितना है, यानी इस क्वेश्चन में हमें इतना निकालना है। देखें यहाँ पर, तो पहले हम निकालेंगे, इस केस में देखिए हमारा जो EA है और ED है दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? दोनों के आवेश बराबर हैं, -2q + 2q, दोनों आवेशों की दूरी बराबर है। यानी दूरी और बिंदु आवेश तीव्रता कैसे निकालते हैं? E = kq/r²। तो देखिए, इसको कर रहे हैं, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। देखें यहाँ पर, यानी EA, देखें यहाँ पर जो EA है और ED दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। हम निकालना चाह रहे हैं, चूंकि EA बराबर किसके है? ED के, और बिंदु आवेश तीव्रता का सूत्र होता है kq/r²। ये तीव्रता का सूत्र है। K कूलाम नियतांक है, Q वो आवेश है। अब देखें, A और D दोनों पर आवेश कितना रखा हुआ मेरा? 2q, तो आवेश यहाँ पर हो गया 2q/ इन दोनों आवेशों से जो बीच की दूरी, यानी आवेश की जो दूरी है वो दूरी कितनी है मेरी? r। तो यहाँ पर हो गया r², यानी EA = ED, ये क्या हो गया मेरा? K 2q/r²। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। और देखें यहाँ पर जो हमारा ये होगा EB बराबर किसके होगा? EC के। EB और EC दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? दोनों पर आवेश है +q, इस पर आवेश है -q। दोनों आवेशों से बीच की दूरी कितनी है? यानी उस आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है? r, और यहाँ से भी दूरी कितनी है? r। तो यानी हम कह सकते हैं EB और EC दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। तथा यहाँ से हम लिख सकते हैं EB = EC, इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया K, चार्ज Q, दोनों के लिए चार्ज है Q और दोनों के लिए दूरी है r, तो ये हो जाएगा kq/r²। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हम EA और ED, इसमें से देखिए अब हम निकालेंगे इन दोनों का परिणामी। EA और EC का जो परिणामी है वो है मेरा E1, और E1 कैसे निकालेंगे हम? EA - EC, यानी ज़्यादा में से हम कम को घटाएंगे, और हम E2 का मान निकालेंगे। जब E2 का मान निकालेंगे, E2 परिणामी किसका है? EB का और ED का, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ED में से EB को घटा देंगे। यानी अब हमारा काम है E1 और E2 को निकालना। जब E1 और E2 निकल आएंगे फिर हम परिणामी तीव्रता E को निकालेंगे, फिर हम उसकी दिशा को निकालेंगे। तो देखिए, अब हम निकालेंगे दोनों का परिणामी। किसका? ध्यान दें, EA और EC का जो परिणामी तीव्रता है E1 को निकालने जा रहे हैं। देखें यहाँ पर गौर करें, EA तथा, गौर से देखें, EA तथा EC की परिणामी तीव्रता, EA तथा EC की परिणामी तीव्रता, और इसको नाम दिया है E1
परिणामी तीव्रता E1 कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। अब ज़्यादा क्या है मेरा EA और कम क्या है मेरा EC। कैसे ज़्यादा क्या दिया मैंने, A पर आवेश है -2Q और C पर आवेश है -Q, तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं EA माइनस EC। क्या ले सकते हैं, EA और माइनस EC, यानी A की तीव्रता में से C की तीव्रता को घटा देंगे तो E1 का मान मेरा आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू EA और ED दोनों का मान हमने निकाल लिया। ये मेरा क्या K2Q और अपॉन R² माइनस EC, EB और EC दोनों का मान ये मेरा KQ अपॉन R², KQ अपॉन R²। देखिए ये 2KQ अपॉन R², ये KQ अपॉन R² है। जैसे 2x में से x घटाओ तो x बचता है, उसी बेस पर हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, KQ अपॉन R²। सिंपल सा है, 2KQ अपॉन R², KQ अपॉन R², या कॉमन ले लो, दो में से घटाओगे तो एक बचेगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा KQ अपॉन R²। तो E1 का मान मेरा कितना आ गया, KQ अपॉन R²। इसी प्रकार देखें यहाँ पर, इसी प्रकार हम निकालेंगे ED और EB की जो परिणामी तीव्रता है जो है मेरी E2। अब उधर E2 क्यों गया है, ED का मान ज़्यादा है। ED का मान ज़्यादा है क्यों, D पर जो आवेश रखा है वो प्लस का 2 की कूलम आवेश है और B पर आवेश है वो प्लस की कूलम है, तो यानी यहाँ आवेश ज़्यादा है, तो परिणामी तीव्रता ED ज़्यादा है, तो हम ED में से EB को घटाएंगे, जो हमारी बनेगी परिणामी तीव्रता E2। जब हम E1 निकाल लिए हैं, E2 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे E को, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हम निकालेंगे ED तथा EB की परिणामी तीव्रता। इसी प्रकार ED तथा EB की परिणामी तीव्रता, गौर करें क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है आपका, परिणामी तीव्रता, और इसको नाम दिया है E2। और E2 कैसे निकालेंगे हम, ED में से EB को घटाएंगे। देखो हर चीज़ का जवाब है, ED का मान है ज़्यादा, E1 का मान है कम, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब सदिश की दिशा उधर ही होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा ED माइनस EB। अब देखिए इसको E2 का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, E2 इक्वल टू ED का मान कितना है, देखें यहाँ पर ED का जो मान है वो है मेरा K2Q अपॉन R²। ये कितना है, K2Q अपॉन R² माइनस, देखें EB, बिंदु B पर जो तीव्रता है EB, उसका मान है KQ अपॉन R²। कितना आ गया, KQ अपॉन R²। तो देखिए 2KQ अपॉन R² और KQ अपॉन R², तो यहाँ भी कितना आ जाएगा मेरा KQ अपॉन R²। अब देखिए E1 और E2 दोनों के मान निकाल लिए हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को देखिए, दोनों के मान है KQ अपॉन R², KQ अपॉन R², यानी यहाँ से हमने निकाल लिया है जो हमारा E1 है बराबर है E2 के, और इसका मान कितना निकला है KQ अपॉन R²। ये एक रिलेशन निकल के आ गया, हमें पता चल गया है दोनों की जो परिणामी तीव्रताएं हैं वो बराबर आ रही हैं। इसका मतलब जो E की दिशा होगी वो ठीक बीचों बीच में होगी, यानी इनके बीच में जो एंगल बन रहा है 90। अब सिंपल सा है, E1 का मान E2 का मान हमें पता चल गया है, उनके बीच का एंगल यहाँ पर ये 90 बन रहा है। कितना बन रहा है, 90। अगर दो वेक्टर में दिए हो, उनके बीच का कोण दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं परिणामी वेक्टर के लिए, R वेक्टर इक्वल टू √A² + B² + 2AB cos थीटा। यहाँ पर एंगल 90 है, तो इस वजह से वो थीटा वाला तो जीरो ही हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे E1 तथा E2 की परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, E1 तथा E2 की परिणामी तीव्रता। तब बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता अगर हम E निकालेंगे, तो E निकालने के लिए हम अपना वेक्टर का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, E1² + E2²। ये आगे भी होता है, 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा। थीटा यहाँ पर E1 और E2 के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को यहीं तक लगाएंगे। तो देखिए हम जानते हैं E1 और E2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, दोनों की जगह E1² + E1²। ये क्यों लिख दिया, E1 और E2 आपस में बराबर है, E1 बराबर E2, तो हम E1 E2 ना लिख के E1 E1 ले सकते हैं। और E1 E1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2E1², यहाँ हो जाएगा √2E1²। तो परिणामी तीव्रता E का मान आ जाएगा, देखें यहाँ पर E1², तो E1 बाहर निकल आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा E1√2, और E1 का मान हम निकाल लिए हैं। तो E इक्वल टू E1 और E2 दोनों का मान कितना मेरा KQ अपॉन R²। तो ये आ गया KQ अपॉन
आर स्क्वायर और यहाँ पर है मेरा √2। अब हमारा बात यहाँ पर है, हम आर को निकालेंगे। तो आर के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। इसके देखिए लिए हम त्रिभुज ये देखें, त्रिभुज ADC में, किसमें, त्रिभुज ADC में देखिए यहाँ पर ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने ये कर्ण हो जाएगा, और अगर ये कोण माने तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। और ये क्यों लगा रहे हैं? हम यहाँ पर स्मॉल आर का मान निकाल रहे हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हो जाएगा मेरा AC, और AC का मान हो जाएगा R और R। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये R है और ये R है, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 2R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पहले कर्ण यानी AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये आ जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AC कितना है मेरा, इस पर गौर करें। O से लेकर A तक ये डिस्टेंस कितनी मानी है, स्मॉल r, और O से लेकर C तक ये भी कितनी है, स्मॉल r। तो स्मॉल r प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा मेरा 2R। यहाँ पर हो जाएगा 2R का स्क्वायर इक्वल टू AB का मान है स्मॉल a और BC का भी मान है स्मॉल a। तो ये जाएगा स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी यहाँ पर हो जाएगा ये 4R स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, यानी R स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा देखो 2/4, और यहाँ पर क्या है A स्क्वायर। 2 से 4 कट जाएगा 1/2 बार, तो यानी यहाँ से R का मान जो है मेरा R बराबर आ जाएगा, यानी R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/2 A स्क्वायर। स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, तो R इक्वल टू वर्ग, यानी इससे यानी ये हो जाएगा A/√2। तो इस तरह से देखिए वर्ग को जब उधर भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, 2 पे आ जाएगा। तो यानी स्मॉल r का, यानी इस स्मॉल r का जो मान है, यानी इस स्मॉल r की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी निकल के आई है, A/√2। ये वैल्यू लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो E इक्वल टू के होता है मेरा कूलम नियतांक, तो कूलम नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कूलम नियतांक का मान लगा दिया, ये Q और इंटू ये √2 लिखा है अपॉन स्मॉल r। अब स्मॉल r का मान है A/√2, तो हम ये लगाएंगे A/√2 का स्क्वायर। देखिए √2 का स्क्वायर पूरा 2 हो जाएगा और A का A स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से जो E बराबर आ जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए √2 का स्क्वायर पूरा 2 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2√2, ऊपर ये Q बचा है, और अपॉन A पर जब स्क्वायर होगा तो वो यहीं रह जाएगा A स्क्वायर। कुछ नहीं किया, देखो A का A स्क्वायर, √2 का स्क्वायर पूरा 2 हो जाएगा, तो 2 अंश से हर में आ जाएगा। तो इस तरह से बिंदु O पर जो परिणामी तीव्रता है वो ये आ गई। और इसकी अगर हम दिशा की बात करें तो वो दिशा किधर है, इधर की ओर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं DA के समांतर है, यानी E की जो दिशा है वो DA के समांतर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से DA के समांतर, यानी E वेक्टर जो इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा किधर आ गई, DA के समांतर। और अगर हम ये कोण निकालेंगे, ये वाला कोण थीटा, तो इसके लिए हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए इधर हम E2 से कोण निकाल रहे हैं, तो E2 यानी ये E2 है और ये E1 है, इन दोनों के बीच का जो परिणामी वेक्टर E है उसके लिए अगर हम कोण थीटा निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, यानी दिशा के लिए हम कोण निकालेंगे। तो थीटा के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स E2/E1। और देखिए E2 और E1 दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये कट जाएगा एक बार, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इसके बाद इधर आ जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो थीटा इक्वल टू ये बचेगा tan इनवर्स, और 1 tan की टेबल में मान होता है tan 45 का, tan 45 डिग्री का। ये ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स tan थीटा, इसका ओनली थीटा बनता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा एंगल में 45 डिग्री। यानी इसके लिए जो परिणामी तीव्रता है E, इसकी दिशा E2 वेक्टर से कितने एंगल पर है, 45 डिग्री एंगल पर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा।